मुझे सुनसान जंगल में चलते हुए काफी वक्त हो गया था। दिल ही दिल में खौफ से लरजते हुए मैं सोच रही थी कि काश बस ड्राइवर से मेरा झगड़ा ना होता और ना ही वो मुझे यूं बीच सड़क पर छोड़कर जाता। हर रोज ड्राइवर जानबूझकर मुझे सबसे आखिर में कॉलेज में छोड़ता और मुझे इंग्लिश के पीरियड में हमेशा बाहर खड़ा होना पड़ता। इंग्लिश के सर कासिम बहुत ही सख्त इंसान थे। वो कुछ इस तरह से मुझे घूरते कि मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में सुनसुनाहट का एहसास होने लगता। मैं बार बार ड्राइवर को कह रही थी कि मुझे टाइम से कॉलेज पहुंच जाए, लेकिन ड्राइवर हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता और हर रोज लेट होने की वजह से मैं सख्त परेशान थी। उस रोज मेरे पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई जब सर कासिम ने मुझे अटेंडेंस देने के बहाने छुट्टी के बाद स्टाफ रूम में बुलाया था। मैं जानती थी कि सभी फीमेल टीचर्स छुट्टी होने से कुछ देर पहले ही कॉलेज से चली जाती हैं और फिर सर कासिम और उनके दोस्त सर अवैसी स्टाफ रूम में होते हैं। मेरी दोस्त सानिया के साथ कोई मसला हुआ था कि वो अचानक से कॉलेज छोड़ गई थी। जब भी मैं समझ गई थी कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि कॉलेज छोड़ने से कुछ दिन पहले भी वो बहुत घबराई हुई और परेशानी के आलम में स्टाफ रूम ही गई थी। मैं अपने ख्यालों में गुम चली जा रही थी कि एकदम से मुझे अपने पीछे ऐसी आहट महसूस हुई कि जैसे कोई दबे पाँव मेरे साथ साथ चल रहा हो। पाँव जख्मी होने की वजह से मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। खेते जो जंगल में घिसते ही मैंने अपने सैंडल उतार कर हाथ में पकड़े हुए थे, जो जंगल में घुसते ही टूट गए थे। दरख्तों की घनी छांव थी, लेकिन फिर भी तपती धूप की वजह से गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त थी। एकदम से मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा हो। मैं हमेशा अपने दोस्तों से जंगल के बारे में सुनती आई थी कि ये जंगल आसेबज़दा है। अपना नाम सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई और तेजी से भागते हुए एकदम मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं बुरी तरह से गहरे खड्डे में जा गिरी, जो शायद जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए किसी ने खोद रखा था। मैं अब जोर जोर से रोते हुए किसी को मदद के लिए पुकार रही थी कि एकदम घड़े के बाहर कोई साया नमूदार हुआ। देखते ही देखते वो इस कदर लंबा हो गया कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हरगिज कोई इंसान नहीं था, बल्कि उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था, जिसकी आंखों से तेज रोशनी निकलकर मेरी आंखों पर जैसे टूट पड़ी। मैं वहीं चकरा कर गिर पड़ी। मालूम नहीं कितना वक्त गुजर चुका था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक साफ सुथरे घर में पाया। मैं एक नरम बिस्तर पर मौजूद थी। कमरे में या आरामदा कुर्सी पर कोई अपना चेहरा ढके हुए जैसे सो रहा था। मैंने वक्त देखने के लिए कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन मुझे घड़ी नजर नहीं आई। मैं जहन पर जोर डालते हुए उठकर बैठ गई। एकदम से जैसे ही मुझे वो खौफनाक चेहरा याद आया, मैंने एक जोरदार चीख मारी। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर कांप रही थी। एकदम से वो कुर्सी से उठा और मेरी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी। अलीना, क्या हुआ तुम्हें? देखो, आंखें खोलो, तुम बिल्कुल महफूज हो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जब एक अजनबी की आवाज सुनी तो चौंक कर सर उठाया। मेरे सामने खूबरू नौजवान खड़ा था। मैंने उलझते हुए उसकी तरफ देखा और पूछा, कौन हो तुम और मैं कहाँ पर हूँ? उस नौजवान ने मेरे सामने एक मशरूब गिलास का किया और कहा, पहले ये पी लो, तुम काफी दिन बाद होश में आई हो। मुझे एकदम शिद्दत से प्यास का एहसास हुआ। न जाने मैंने आखिरी बार पानी कब पिया होगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसके हाथ से गिलास लिया और एक ही सांस में खाली कर दिया। वो कुछ अजीब से जायके का मशरूब था। मैंने ऐसा मशरूब कभी नहीं पिया था। एकदम से मेरा जहन धुंधलाने लगा। बेहोश होने से पहले मैंने देखा कि नौजवान मुस्कुरा रहा था। मेरा जहन एक बार फिर से तारीकी में डूब गया। अलीना को गुम हुए आज 5 रोज गुजर गए थे। अलीना का बूढ़ा बाप मुराद अली और उसकी माँ उसको हर जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई पता मालूम नहीं हो रहा था। रिश्तेदारों की बातों ने उनके लिए जिंदगी तंग कर दी थी। वो दोनों अपने घर में बैठकर रोने लगे। रोते रोते उसका बाप कहने लगा, काश तुम्हारी बेटी पैदा होते ही मर जाती नाजिया बेगम, तो आज मुझे इस दुनिया के सामने शर्मिंदा ना होना पड़ता। नाजिया बेगम ने एकदम से अपने सीने पर हाथ रखा और दहल कर कहा, खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी बेटी ऐसी नहीं है। ना जाने उसके साथ क्या हादसा पेश आया है। आपके खानदान वाले तो हमेशा से ही ऐसी बातें करते आए हैं।
कम से कम आप तो ऐसा मत सोचें, और मुंह पर दुपट्टा रखकर रोने लगी। पुलिस इंस्पेक्टर वजदान शाह परेशान था कि आखिर हर हफ्ते एक नौजवान लड़की पुरस्कार तरीके से गायब हो जाती है। ये केस अपनी नौयत का बहुत ही अजीब था। न तो अब तक गुमशुदा लड़कियों की कोई लाश मिली थी, न ही किसी अगवाकार ने राब्ता किया था, और न ही उनका कोई सुराग मिल रहा था। ऊपर से मीडिया वालों ने उसका जीना हराम किया हुआ था। आला हुकाम भी बार बार उसे प्रेशराइज कर रहे थे, और वो गुस्से से ये सोच रहा था कि आखिर ये लड़कियां अपने माँ बाप के बारे में क्यों नहीं सोचती। उसे लग रहा था कि शायद पे दर पे होने वाले ये वाकयात लड़कियों के घरों से निकल जाने के वाकयात हैं। उनकी नज़र में लड़कियां अपनी रजा खुशी के साथ अपने चाहने वालों के साथ घर से फरार हो रही हैं। उसे इस बात का गुस्सा था कि आखिर इसी के इलाके की लड़कियां बार बार क्यों गायब हो रही हैं। उसने स्कूल कॉलेजेस के करीब अपनी टीमें तैनात कर रखी थी। बस स्टॉप पर भी खास पहरा था। रिक्शा स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, हर जगह उसके मुखबर फैले हुए थे कि वो ऐसे वाकयात को रोकना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मजीद कोई लड़की गायब हो और उसकी नौकरी के लिए मुसीबत बन जाए। एकदम उसके फोन पर किसी की कॉल आई। कॉल अटेंड करके जैसे जैसे वो मुखालिफ की बात सुन रहा था, उसके माथे पर शिकन गहरी होती जा रही थी। कॉल बंद करके जल्दी से उसने अपनी कैब उठाई और मातहत को हिदायत जारी करते हुए फौरन उस जगह पहुंचा जहां पर कॉल करने वाले ने उसे बुलाया था। उसकी टीम मैनेजर के मुखबर के हाथ एक सिरा लगा था और उसने वजदान शाह को पुराने जंगल के दाखिली रास्ते पर बुलाया था। वजदान शाह जब वहां पहुंचा तो उसके मुखबर के साथ वहां पर कुछ मुकामी लोग भी उसका इंतजार करते हुए मिले। उन लोगों से बात करके वो उस केस का कोई सिरा तलाश करने की कोशिश के लिए जंगल के अंदर जाने के लिए तैयार था, लेकिन कोई भी मुकामी शख्स जंगल में जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसका मुखबर जो खासा ढीठ किस्म का इंसान था, वो भी जंगल में जाने के नाम से पीछे हट गया। वजदान शाह को सख्त गुस्सा आया। अभी वो जंगल जाने के लिए तैयारी कर ही रहा था कि उसके फोन पर उसके दादा जान की कॉल आने लगी। एक बार फिर वजदान के दिल में ख्याल आया कि वो ये कॉल नहीं उठाएगा, लेकिन फिर एहतरामन उसने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ कमाल शाह बहुत ही सख्त गुस्से में थे। उन्होंने वजदान को फौरन हवेली पहुंचने का हुक्म दिया। उसका मुखबर मुकामी लोगों के साथ वहीं खड़ा था। उसने तेज नजरों से उन लोगों की तरफ घूर कर देखा और कहा कि यहाँ पर बात लोगों की बेटियों की है। आप सबके घरों में भी बेटियां हैं। कल को अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ गलत हो गया तो तब भी आप इस तरह जंगल में जाने से इनकार ही करेंगे। गांव वालों ने अपने सर झुका लिए। वो जंगल के अंदर जाने का इरादा मोखर करते हुए फौरन गाड़ी में बैठकर हवेली की तरफ चल पड़ा। वो सारे रास्ते गुस्से से बेचुताब खा रहा था कि दादा जान ने ऐन वक्त पर उसे कॉल करके मुश्किल में डाल दिया। अगर कोई सुराग मिल जाता तो वो कम से कम मजीद गुमशुदगियां होने से रोक सकता था। जैसे ही उसकी गाड़ी वहां से चली, एक काला साया करीबी दरख्त से उड़कर जंगल की तरफ चला गया। मोड़ काटते हुए एकदम से वजदान शाह को अपनी गाड़ी के शीशे में कुछ नजर आया। वजदान शाह की नजरें धोखा नहीं खा सकती थी। उसने दरख्त पर बिल्कुल इंसानी शक्ल का कोई वजूद देखा जो उड़ के जंगल की तरफ गया था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार हो गई। उसने अपने आप से सवाल किया कि यह हकीकत थी या उसका वहम था। वो अपने ख्यालों से बुरी तरह चौंक गया था जब उसके सामने काला हिरन तेज छलांगे मारता हुआ जंगल से निकला और बीच सड़क के खड़ा हो गया। उसका पैर फौरन ब्रेक पर न जाता तो कोई हादसा हो सकता था। वो दिल ही दिल में हैरान था कि इस जंगल में काला हिरन। उसने तो कभी नहीं सुना था कि नायाब नस्ल का हिरन इस जंगल में मौजूद है। वो गौर से उस हिरन को देखने लगा। एकदम उसे ऐसा लगा जैसे उस हिरन की आंखों से तेज रोशनी निकली है। फिर उसने अजीब मंजर देखा। वो रोशनी उसके नजदीक पहुंचने से पहले किसी अनदेखी दीवार से टकराई। हिरन के मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे वो बहुत तकलीफ में हो, और फिर वो तेज छलांगे मारता हुआ वहां से भाग गया। पहली बार वजदान शाह को ऐसा खौफ महसूस हुआ कि वो सर से लेकर पांव तक एकदम पसीने में डूब गया। हालांकि गाड़ी में एसी चला हुआ था। वो फौरन उस मनूस जंगल से दूर जाना चाहता था। वो बहुत तेज गाड़ी चलाता हुआ अपनी हवेली की तरफ चल दिया। कमाल शाह अपने हुजरा खास में बैठे अपनी पढ़ाई कर रहे थे कि एकदम उसके सामने रोशनी से चमकी। वो सर झुकाए उसके सामने बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। कमाल शाह ने नाराजगी से उसको देखा और कहने लगा,
तुम कब तक इंसानों से खफा रहोगे? जो भी हुआ वो महज एक हादसा था, उसको भूलने की कोशिश करो और तकदीर पर राजी रहना सीखो। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है और ये मामला बहुत पहले से तय किए जा चुके हैं। नसीब का लिखा होकर ही रहता है, होने को कोई नहीं टाल सकता। तुम्हें उन सब बच्चियों को आजाद करना है, वरना मैं ये समझूंगा कि एक उस्ताद और शागिर्द के बीच में एहतराम का रिश्ता नहीं रहा। बारान ने तड़प कर सर उठाया और कहने लगा, शाह साहब, मेरे लिए अब बिल्कुल मेरे माँ बाप की तरह ही मोहतरम है। आप जानते हैं कि इज़िल के जाने के बाद आर्यन बागी हो चुका है। मैंने उसे लाख समझाया है, लेकिन वो कहता है कि उसे इंसानों से बदला चाहिए। उसकी बहन बेकसूर मारी गई। वो कहता है मैं यही तकलीफ इंसानों को देकर उन्हें बताना चाहता हूँ कि अपनों से बिछड़ना क्या होता है। वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है और मैं नहीं चाहता कि इज़िल को खोने के बाद मैं आर्यन को भी खो दूं। मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। कमाल शाह ने उसकी तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा, अगर तुम अपनी बीवी के भाई को नहीं समझा सकते तो मुझे दूसरा तरीका भी अपनाना आता है। उन शिकारियों से गलती हो गई है, वो लोग माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन यूं बेकसूर लोगों को सताकर तुम लोग अपना बदला नहीं ले रहे, बल्कि मखलूक खुदा को परेशान कर रहे हो। और मेरा काम लोगों की परेशानियां दूर करने का है। तुम लोग मेरे काम में रुकावट नहीं डाल सकते। मुझे कोई सख्ती करने पर मजबूर मत करो और आर्यन को समझाने की कोशिश करो। बारान ने सर हिलाया और इजाजत लेकर वहां से चला गया। हवेली के दरवाजे पर वजदान शाह की गाड़ी पहुंच चुकी थी। जैसे ही कमाल शाह ने उसकी आवाज सुनी तो फौरन अपनी खिदमतगार से कहा उसे सीधा उसके पास ले आए। वजदान शाह अपने दादाजी के सामने बैठा उनसे जंगल के पुरस्रार बासियों के बारे में हैरत अंगेज वाकयात सुन रहा था और उसकी आंखें खौफ से खुली की खुली रह गईं। वो सोच भी नहीं सकता था कि उस तरक्की याफ्ता दौर में भी जिन भूत और आसे मौजूद हैं। उसने अपने दादाजी को काले हिरन की एकदम से सड़क पर आमद और फिर उसकी नजरों से निकलने वाली रोशनी के बारे में भी बताया। वो परेशान हो गए सुनकर और वजदान से कहने लगे, मैंने वैसे तो तुम्हारी हिफाजत का इंतजाम कर रखा है, लेकिन तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि अपनी कीमती जान को कीमती समझो और जो भी विर्द तुम्हें बताए गए उन्हें हर वक्त किया करो। और जहन में रखो, जब भी कोई ऐसी बात महसूस किया करो तो फौरन अपने ऊपर हिफाजत का अमल पढ़कर दम कर लिया करो। उस जंगल में वो हमसे भी पहले आबाद हैं। पहले चंद लोगों ने कीमती लकड़ियों के लालच में उनकी कदीम रिहाइश गाहें तबाह की। जब उन्होंने गुस्से में उनको नुकसान पहुंचाना चाहा तो मैंने उन्हें रोक दिया। फिर शहर के किसी बिगड़े हुए रईसजादे ने जंगल का पता लगाकर यहाँ शिकार खेलने जैसी गलती कर दी और इज़िल जैसी फरिश्ता सिफत जिनजादी की जान ले ली। उन शिकारियों के साथ जो भी हादसात हुए मुझे उसका बिल्कुल अफसोस नहीं है, लेकिन बारान को तो मैंने रोक लिया था। मगर इज़िल का भाई अब भी इंसान जात से नफरत करने लगा है और न जाने कब तक यूं इंतकामी कार्रवाइयां करता रहेगा। खैर, मैंने बारान से भी कह दिया था कि वो उसे समझा ले या फिर सख्त कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। वजदान शाह ने भी सुक्का सांस लिया कि अब हर रोज लड़कियों की गुमशुदगी के वाकयात थम जाएंगे और साथ ही उन गुमशुदा लड़कियों के बारे में भी कुछ न कुछ मालूम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कार्रवाई किसी इंसान की होती तो जरूर उसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाता, लेकिन ये सरासर जिन्नात की कार्रवाई है। इसका पता लगाना और इसको रोकना मुमकिन ही नहीं, इंतहाई मुश्किल है। दादाजान ने उसे भी कोई कदम उठाने से सख्ती से मना कर दिया और कहा कि वो जाकर अपनी ड्यूटी करे, जब भी उसे जरूरी होगा वो बुलाकर अगली हिदायत देंगे। वजदान ने उसे अपनी माँ से मिलने का कहा और उठकर हवेली के जनाना हिस्से की तरफ चल दिया। शहर वापस जाते हुए वो जंगल के नजदीक से गुजरा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा परिंदा उसके साथ साथ उड़कर आ रहा हो। वो ज़ेरी लब अपने विर्द दोहराता हुआ, ध्यान उससे हटाता हुआ जंगल की हदूद से बाहर निकल आया। इस बार जब अलीना की आंख खुली तो वो एक अंधेरी कोठरी में मौजूद थी। उसे अपने अलावा यहाँ कुछ और भी लड़कियां नजर आई थी। उसका खौफ कुछ कम हुआ, लेकिन उन लड़कियों की हालत बहुत बुरी थी। वो न जाने कब से उस कैद खाने में मौजूद थी। वो टोटल 7 लड़कियां थी। अलीना ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि वो अल्लाह पर भरोसा रखें, वो जरूर उनकी मदद के लिए किसी न किसी को भेजेगा। अलीना जो उस रोज से बहुत खौफजदा थी, लेकिन अब उसने पक्का इरादा किया था कि वो उस हादसे भी साय से घबराएगी नहीं। उसके गले में एक तावीज था जो काफी अरसा पहले उसे गांव के बुजुर्ग कमाल शाह ने बना कर दिया था। इससे पहले वो अक्सर नींद में ढल जाती थी और उसे काले साए नजर आते। 1-2 बार उसके साथ अजीब और गरीब किस्म के हादसात भी पेश आए,
اس کے بابا پہلے شہر سے آنے والے شکاریوں کے ساتھ اس جنگل میں انہیں راستہ بتانے کے لیے جایا کرتے، لیکن اس واقعے کے بعد کمال شاہ نے سختی سے انہیں منع کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ جنگل میں نہیں جائیں گے اور نہ ہی کسی شکاری سے رابطہ کریں گے۔ اس بات کے بعد ان کے گھر کے حالات کافی خراب ہو گئے تھے اور وہ قریبی دوسرے گاؤں چلے گئے تھے۔ وہاں اس کے بابا معمولی مزدوری کر کے اپنا گھر چلا رہے تھے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ اپنے گھر سے کالج کے لیے نکلی تھی۔ وین ڈرائیور سے جھگڑا ہونے کے بعد جب اس نے اسے بیچ راستے میں اتار دیا تو وہ غصے سے سڑک پر چلنے لگی تھی تاکہ پیدل ہی اپنے گھر پہنچ سکے۔ سڑک پر چلتے چلتے اس کو لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ غیر مقامی لوگ تھے، شاید وہ یہ علاقہ گھومنے کے لیے باہر سے آئے تھے۔ وہ شکل سے اوباش نظر آ رہے تھے۔ وہ ان سے پیچھا چھڑوانے کے لیے تیز تیز چلنا شروع ہوئی، لیکن وہ اپنی جیپ پر اس کے پیچھے آتے رہے۔ جیسے ہی راستہ بالکل سنسان ہوا اس نے وہیں پر دوڑ لگا دی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بھی گاڑی سے اتر کر اسے پکڑنے کے لیے دوڑے چلے آئے۔ ان کی نیت بہت خراب تھی۔ الینا کی تو جیسے جان پر بن آئی تھی۔ جب اس کو بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی تو وہ خدا کا نام لے کر سڑک سے اتر کر جنگل کی حدود میں داخل ہو گئی۔ جنگل شروع میں بہت زیادہ گہرا تھا، اتنا گہرا کہ باقاعدہ اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے جنگل کے بہت اندر پہنچ گئے۔ یہاں پر ایک دم سے پتھریلا علاقہ ختم ہو گیا تھا اور میدان شروع ہو گئے تھے۔ درخت بھی بہت فاصلے پر لگے تھے۔ عجیب قسم کی ریت تھی۔ وہ اس پر دوڑتی تو اس کے پاؤں جیسے ریت کے اندر دھس جاتے۔ وہ سڑک سے نہ جانے کتنی دور نکل آئی تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنے آپ کو بمشکل اس ریتلے علاقے سے نکالا۔ تیز دھوپ کی وجہ سے اس کا جسم جیسے جھلس رہا تھا۔ وہ بھاگتی چلی گئی۔ اچانک اس کا پاؤں جنگل میں بنے گڑھے میں پڑا، جسے گھاس پھوس سے ڈھک کر چھپایا گیا تھا تاکہ کوئی بھی جانور اس میں گر پڑے تو باہر نہ نکل سکے۔ اسے اب بھی وہ خوفناک چہرہ یاد تھا جو اس نے اس گڑھے کے باہر دیکھا تھا۔ کمرے میں آہٹ محسوس ہوئی تو ساری لڑکیوں کا برا حال تھا۔ لڑکیوں نے خوف سے رونا شروع کر دیا۔ الینا نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ خدا کو یاد کرو۔ آریان اپنے جادوئی طلسم کدے کے ساتھ موجود تھا۔ اپنی بڑی بہن ایزل کی تصویریں اس نے جا بجا اس گھر میں لگا رکھی تھی۔ ان دونوں کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے۔ ایزل نے اسے اپنی ماں بن کر پالا تھا اور اس کی شادی باران سے ہو گئی تھی۔ تب بھی آریان کو وہ دونوں اپنی سگی اولاد کی طرح چاہتے ہیں۔ اسے یہ ماننے میں کوئی آر نہیں تھی کہ اس کا بہنوئی اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ پھر جب ایزل ماں بننے والی ہوئی تو اسے لگا کہ اس کا خاندان دنیا کا سب سے خوش قسمت خاندان بننے والا ہے، مگر ان ظالم شکاریوں نے اس کی بہن کو مار ڈالا جو اس وقت ایک ہرن کے روپ میں تھی۔ بس تب سے اب تک جو بھی اسے ملا اس نے اسے سخت سے سخت سزا دی۔ اس کی مجبوری تھی کہ وہ کچھ حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے جیسے ہی وہ لوگ اس پہاڑی علاقے سے باہر گئے آریان بے بس ہو گیا۔ اس نے ایک طویل انتظار کے بعد ان سب لوگوں کی ایک ایک بیٹی کو ان سے جدا کر کے اس قید خانے میں قید کیا ہوا تھا۔ اس کے لیے اس نے برسوں انتظار کیا تھا اور کسی نہ کسی انسان پر قبضہ کر کے اس نے اس لڑکیوں کو جنگل میں لا کر اپنے قید خانے میں ڈالا تھا۔ وہ انہیں بظاہر کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ان کے گھر والے بھی وہی تکلیف محسوس کریں جس تکلیف سے ان کا خاندان گزرا ہے۔ اسے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ ننھی سی جان جو بھی اس دنیا میں آئی نہیں تھی، وہ بھی ایزل کے ساتھ ان لوگوں سے بچھڑ گئی تھی۔ باران نرم طبیعت کا مالک تھا، وہ ہمیشہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا۔ اس نے بھی اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن آریان نے اپنے بہنوئی کی بات یہ کہہ کر رد کر دی کہ اگر وہ اس کی جگہ ہوتا تو ہرگز دشمنوں کو معاف نہیں کرتا۔ آریان نے ایزل کی تصویر سے اپنا سر ٹکا رکھا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی بہن نے اس کو اپنی باہوں میں لیا ہے۔ ایک دم اس کو اپنے پیچھے مخصوص خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ بنا دیکھے جان گیا کہ اس کا بہنوئی باران آیا ہے۔ آریان کی آنکھوں سے اب آنسو نکل کر شیشے پر پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ باران نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بھینچ لی۔ وہ خود ایزل سے جدا ہو کر ایک روز بھی سکون سے نہیں جیا تھا۔ اس نے آریان کو نرمی سے جا کر اپنے گلے لگا لیا تھا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ باران اس کو چپ کرواتے ہوئے خود بھی رو پڑا تھا۔ باران نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آریان خود کو سنبھالو، جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ جس تکلیف سے ہم خود گزر رہے ہیں اس میں کسی دوسرے کو مبتلا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔
अपना गुस्सा रोक लो। उन मासूम लड़कियों का तो कोई भी कसूर नहीं है ना। छोड़ दो उन्हें, जाने दो। अपने भाई की बात का मान रख लो। आर्यन ने अपनी आंखें साफ करते हुए पीछे हटकर बारान की तरफ देखा और कहा, मेरी बहन का कोई कसूर था? क्या उसे इस दुनिया में इंसानों के अलावा किसी और मखलूक को जीने का कोई हक नहीं है? पहले जब गांव के लोगों ने हमारे लालच में आकर हमारी रिहाइश गांव को तबाह किया तो मेरे माँ बाप चले गए। तब मैं बहुत छोटा था। मैं आप लोगों की बात मानकर पीछे हट गया था, लेकिन अब जालिमों ने मुझसे मेरी ही बहन छीन ली। अब फिर माफ कर दूं उनको? कैसे कर दूं? मेरी बहन की जान की कोई कीमत नहीं थी। भाई, आप भूल सकते हैं इज़ल को, मगर मैं नहीं। आपको दोबारा बीवी मिल सकती है, मगर मुझे मेरी बहन नहीं मिल सकती। इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा मेरा कोई नहीं था। मुझे समझाने की कोशिश मत करें भाई, मुझे अपनी बहन के खून का बदला चाहिए। बारान अभी कुछ कहने ही वाला था कि वो एकदम से आग बरसाती आंखें लेकर गायब हो गया। बारान का दिल लरज रहा था आने वाले लम्हात का सोच करके। अगर कमाल शाह ने आर्यन को उसकी सरकशी पर कोई सजा दे दी तो हेजल के बाद उसके पास आर्यन ही था और वो उसे खोना नहीं चाहता था। बारान ने अपने दिल को मजबूत किया और किसी सख्त फैसले के लिए खुद को तैयार करने लगा। अलीना का बाप मुराद अली दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा था। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन वो जानता था कि उसकी बेटी घर से भागी नहीं है, बल्कि किसी हादसे का शिकार हुई है। बस ड्राइवर ने उसे बता दिया था कि आखिरी दिन उसका अलीना से झगड़ा हो गया था और गुस्से में उसने अलीना को गांव से पहले जंगल के पास उतारकर अपनी गाड़ी वापस मोड़ ली थी। वो पुलिस का सारा तशद्दुद जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और सारा सच बक दिया था। पहली 6 लड़कियां एक साथ पिकनिक पर कॉलेज की बस के साथ निकली थी। उन्होंने करीबी पहाड़ी पर अपना कैंप लगाया था। बाकी स्टूडेंट्स और टीचर्स का कहना था कि रात को वो उनके सामने ही कैंप में सोई थी, लेकिन सुबह के वक्त कैंप में कोई भी नहीं था। हर तरह की तफ्तीश करने के बाद भी ये चीज समझ नहीं आई थी कि उनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया। वजदान शाह अपना सर पकड़े हुए बैठा था। पहले जिन केसों को वो नामालूम समझ रहा था, अब उसके मुजरिम की निशानदेही हो चुकी थी, लेकिन वो कोई कार्रवाई करने से कासिर था, क्योंकि एक इंसान नहीं बल्कि जिन जात तमाम लड़कियों को अगवा करने वाला था। फिलहाल उसने अभी तक कोई प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की थी। दादा जान ने उससे वादा किया था कि वो चंद दिन में ही तमाम लड़कियों को बाहिफाजत रिहा करवा देंगे। तो क्या मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा हूँ? वजदान शाह ने खुद से सवाल किया। फिर कुछ सोचते हुए अपनी कैप उठाकर बाहर निकल गया। उसे उन 7 लड़कियों के घर वालों से मिलकर ये बात मालूम करनी थी कि माजी में उन लोगों का उस जंगल से तो कोई राब्ता नहीं रहा था, क्योंकि अगर उस जंगल से उनका कोई राब्ता था तो फिर ये जिनजादे की इंतकामी कार्रवाई ही हो सकती है। वो खुद के इत्मीनान के लिए बारी बारी उन सभी के घरों को पहुंच गया। सबसे आखिर में वो अलीना के घर पहुंचा। अलीना का बाप भी पहले उन्हीं के गांव में रहता था, लेकिन कुछ वाकयात के डर से उसने गांव छोड़कर दूसरे गांव में पनाह ले ली थी। मुराद अली वो शख्स था जो उन शिकारियों को लेकर जंगल में गया। वजदान अब समझ चुका था कि ये 7 लड़कियां ही उन्हीं के खानदान से ताल्लुक रखती हैं, जो जंगल में होने वाले सानेहे में मुलव्वस थे। वो वापसी पर जैसे ही जंगल के करीब से गुजरा, उसने देखा कि सड़क के बीच एक स्याह पोश खड़ा है। पहले वजदान ने सोचा कि उससे टकराकर गुजर जाए, क्योंकि वो जानता था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि वही जिनजात है। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने गाड़ी ऐन उसके नजदीक जाकर रोक दी। वो उससे बात करना चाहता था। आर्यन की गुस्से भरी नजरें अब वजदान पर टिकी थी। वजदान खामोश खड़ा था। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसके इनाबी होंठ और अंगारों की तरह दहकती आंखें उसको आम इंसानों से अलग दिखा रही थी, वरना कोई भी उसे देखकर उसके हुस्न पर मर सकता था। आर्यन ने खौंचती आवाज में वजदान को मुखातिब किया। इंस्पेक्टर, तुम कानून के रखवाले हो। जब कोई मुजरिम जुर्म करता है तो उसे छोड़ देते हो या फिर सजा देते हो। अगर मैं अपने मुजरिमों को सजा देना चाहता हूँ तो मैं गलत हूँ? क्या इंसान के नजदीक दूसरी मखलूक की जान लेना कोई मजाक है? अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता, वो अपने किसी प्यारे की जान का बदला मांगता, तो क्या तुम उसके मुजरिमों को सजा देने में उसकी मदद करते या फिर उसके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करते? वजदान तहम्मुल से आर्यन की बात सुन रहा था। वो जानता था कि आतिशी मखलूक उससे की ज्यादा तेज होती है। उसने धीमे लहजे में आर्यन से कहा, देखो दोस्त, सभी मखलूक की जान मेरे नजदीक कीमती है। माजी में जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन उस वक्त मैं यहाँ नहीं था।
ورنہ उन लोगों को कभी इजाजत ना देता कि वो जंगल में जाकर किसी मासूम जानवर का शिकार करें। दूसरी बात, वो लोग ये भी नहीं जानते थे कि वो जिस हिरन का शिकार करने निकले वो कोई हिरन नहीं बल्कि एक जिन्नज़ादी है। ये सब इत्तफाकन हुआ है। मैं उन सब लोगों से मिलकर आ रहा हूँ जिनकी बच्चे इस वक्त तुम्हारे कब्जे में हैं। तुम उन लोगों को कोई नुकसान पहुंचाई तो चुके हो, फिर इतने साल बाद उनकी बच्चियों को अगवा करने का मकसद? ये लड़कियां तो बेकसूर है ना, इनका तो कोई कसूर नहीं है। मेरी बात मानो, उन्हें जाने दो, वरना इस बार भी नुकसान तुम्हारा ही होगा। आखिरी बात कहते हुए वजदान ने अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी का रुख आर्यान की तरफ किया था कि अगर वो कोई उल्टी सीधी हरकत करे तो फौरन वजदान उसे काबू कर सके। ये अंगूठी उसके दादा ने उसे दी थी। जैसे ही उस अंगूठी से शुआएं निकलकर आर्यान के चेहरे की तरफ पड़ी, आर्यान एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गया। अब उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा था। वो वजदान की तरफ नफरत से देखते हुए कहने लगा कि तुम इंसान जात होते ही बेवफा हो। अब मैंने तुम्हें कौन सा नुकसान पहुंचाया था जो तुम मुझ पर हमला करने की कोशिश में लगे थे? तुम चाहे अपना पूरा भी जोर लगा दो, लेकिन तुम उन लड़कियों तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। मेरी ये बात याद रखना। ये कहता वो तेजी से धुआं बनकर गायब हो गया। वजदान को अफसोस हुआ कि एक लम्हे की देर की वजह से वो आर्यान को बेबस नहीं कर सका, वरना आज वो उसको पकड़ लेता। वजदान शाह जान गया था कि ये सब कुछ उसी जिन्नज़ादे ने किया है। वो फौरन अपने दादा कमाल शाह के पास गया। उसने दादा से ये इल्तिजा की कि प्लीज अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। उन बेगुनाह लड़कियों को अब आप ही आजाद करवाने में मेरी मदद करेंगे। जब कमाल शाह अपने पोते की बात सुनकर चौंक गया, कहने लगा मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? तभी वजदान ने अपने दादा से कहा कि देखें, आप उन जिन्नज़ादों से बात करें। ये सब कुछ आर्यान ने किया है, क्योंकि आर्यान यही चाहता है कि उन सारे शिकारियों को पता चले कि जब किसी बेगुनाह को कत्ल किया जाता है तो उसका कैसा सदमा लगता है। इसी वजह से वो सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन उन बेचारी लड़कियों का क्या कसूर जो अभी तक उसकी कैद में है? दादा जान ने जैसे ये बात सुनी तो उनके चेहरे पर शिकने उभर आई थी। कहने लगे वजदान बेटा, मैं क्या करूं, खुद ही बताओ। इतने में दादा जान को बारान का ख्याल आया था। दादा जान ने वजदान से यही कहा था कि मैं बारान से बात करूंगा, वो जरूर हमारी मदद करेगा। कुछ दिन बाद कमाल शाह ने बारान को अपने पास बुलाया था। बारान ने जैसे ही कमाल शाह की बात सुनी तो वो गहरी सोच में पड़ गया। कहने लगा नहीं उस्ताद, मैं ये सब नहीं कर सकता। प्लीज मुझे इस सब में मत धकेलिए। मैंने पहले ही अपनी बीवी को खो दिया है, मैं आर्यान को नहीं खो सकता। मैंने उससे अपने भाइयों की तरह प्यार किया है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो मुझसे दूर हो जाए। जब कमाल शाह ने उससे कहा देखो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम भी गुनहगार ठहरोगे। तुम बहुत नेक हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने तुम्हें सारे गुर सिखाए, क्या तुम भूल गए हो? मैंने ही तुम्हें सब अमल सिखाया था। जब बारान बोला कि मुझे सब मालूम है, पर मैं क्या करूं? अगर आर्यान मुझसे दूर हो गया तो ये मुझसे गवारा नहीं होगा। मैं तो पहले भी ये नहीं चाहता था कि वो मुझे लेकर बदगुमान हो जाए। वो पहले ही बहन की जुदाई में कमजोर हो चुका है। कमाल शाह ने उससे फौरन कहा कि तुम उसी कमजोरी का फायदा उठाओ, उसका पीछा करो। बस मुझे ये बता दो कि उसने उन लड़कियों को कहाँ कैद करके रखा है। बारान बहुत परेशान हो गया। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि आर्यान के खिलाफ जाए, लेकिन बारान को भी उन बेचारी लड़कियों का ख्याल आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ एलिना भी बहुत घबरा रही थी। जब अचानक ही दरवाजा बजा और फिर कोई दरवाजे के अंदर आया था। उसने जैसे ही देखा तो ये वही था जिसने उसे उसकी जान बचाई थी। लेकिन एलिना अब जान गई थी कि ये उसका मसीहा नहीं बल्कि यही तो उसका सितमगर था जिसने उस पर इतने सितम ढाए थे। उसको उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। वह पछता रही थी कि काश उसने वो जाम ना पिया होता। जब आर्यान ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा मुझे माफ कर दो, मुझे तुम सबसे कोई गिला शिकायत नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तुम सबके आबा अजदाद को सबक सिखाना है। उन्हें बताना है कि जब किसी मासूम का कत्ल होता है तो उसके घर वालों को कितना दुख पहुंचता है। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन जब से मेरी बहन बिछड़ी है तब से मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। एलिना को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने सब लड़कियों को खाना दिया और फिर वहां से चला गया। वो कहाँ जानता था कि उसके पीछे उसका भाई बारान भी उसी जगह तक पहुंच आया है। बारान ने जैसे देखा कि आलिया ने उन लड़कियों को यहाँ कैद कर रखा है तो वो चौंक गया था।
क्योंकि ये जगह तो उसकी हवेली के तय खाने में थी। बारान ने काफी बेचैनी से बार बार चक्कर काटे। वो यही सोच रहा था कि अगर उसने कमाल शाह को ये सारी बात बता दी कि दरअसल उसके भाई ने लड़कियों को उस कैदखाने में गिरफ्तार करके रखा है, तो फिर कमाल शाह अपने अमल से सारी लड़कियों को आज़ाद करवा लेंगे। पर बारान ने फैसला कर लिया था कि वो बुराई का साथ नहीं देगा, बल्कि वही करेगा जो ठीक है। अभी बारान यही सोच रहा था कि अचानक से आर्यन बिजली की तेजी से उसके पास आ गया। आर्यन काफी ज्यादा गुस्से में था। उसके पास आकर कहने लगा, तुमने ये क्या किया है? तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा क्या इरादा है? बारान ने जैसे उसकी बातें सुनी तो वो भी सर झुका बैठा, क्योंकि वो जान गया था कि आर्यन को पता चल गया है कि उसका क्या इरादा है। तभी वो कहने लगा कि आर्यन, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुमसे पहले भी कह रहा था कि उन लड़कियों को आज़ाद कर दो। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो उन लड़कियों को आज़ाद कर दो और मामला यहीं पर रफा दफा कर दो, या फिर मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। आर्यन ने कहा, ठीक है, तुमने जो करना है वो करो। आज से हमारे बीच के सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। आज से तुम भी मेरे दुश्मन हो, जैसे वो सब मेरे दुश्मन हैं। आर्यन ने दो टोक कहा तो बारान सर थाम कर रह गया। बारान ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी बात पर उन दोनों के बीच इतनी बड़ी दीवार कायम हो जाएगी, लेकिन बारान अब पीछे हटने वाला नहीं था। बारान अगले रोज फौरन ही कमाल शाह के पास गया था। उस्ताद के पास हाजिर हुआ और कहने लगा, उस्ताद, जो आपने कहा था मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता चल गया है कि वो लड़कियाँ कहाँ कैद है। मैं माफी चाहता हूँ कि मेरे भाई आर्यन ने सब लड़कियों को कैद किया। जब कमाल शाह ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं जानता था कि तुम बहुत काबिल शागिर्द हो, मेरी इज्जत की है तुमने, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा। तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम जा सकते हो। बारान वहां से चला गया। कमाल शाह बहुत ज्यादा खुश थे, जबकि दूसरी तरफ वजदान को यही लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। अभी भी यही सोच रहा था और अपने ऑफिस में बैठा था जब अचानक उसके दादा कमाल शाह की फिर से कॉल आई। उन्होंने बताया कि अब वक्त आ गया है, लेकिन हाँ, खबरदार जो तुमने वो अंगूठी उतारी, मैं जानता हूँ तुम बहुत लापरवाही बरतते हो। वजदान शाह ने तंग आकर कहा, दादा जान, वो अंगूठी तो 24 घंटे मेरे पास रहती है, अब फिक्र मत करें। ये कहते उसने उस अंगूठी को देखा जो कि चमक रही थी। कमाल शाह के हुक्म पर वो वापस हवेली पहुंच गया। जब रास्ते में वही जंगल से गुजरा था, अचानक ही एक जंगली बिल्ली उसके सामने आ गई। उस जंगली बिल्ली ने वजदान शाह की गाड़ी के ऊपर हमला किया था, जिसकी वजह से वजदान ने अगले पल गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। उसे बहुत गुस्सा आया, पर वो जानता था कि ये वही जिन्नज़ादा है जिसने ये सारा तमाशा खड़ा किया। वो फौरन गाड़ी से बाहर आया। उसे यही लगता था कि उसकी जान महफूज है, क्योंकि उसने अंगूठी पहनी थी। जब अगले ही पल उस जंगली बिल्ली ने वजदान पर हमला कर दिया तो वजदान हक्का बक्का हो गया। उसे क्या पता था कि जैसे ही अंगूठी उस बिल्ली के सामने करेगा तो वो बिल्ली उस पर हमला करने से बाज नहीं आएगी। वो जान चुका था कि ये बिल्ली जंगली किसी जिन्नज़ादे के रूप में नहीं, बल्कि सच में एक बिल्ली है। वो अब जान गया था कि वो बिल्ली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी वो गाड़ी में बैठ गया। उस बिल्ली को चकमा देकर वो अपने घर वापस आ गया। दादा जान उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही वजदान को देखा तो उसे सारी बात बताई, लेकिन उससे ये भी कहा कि तुम्हें ये सब काम एहतियात से करना होगा। अगर उनमें से किसी को भी पता चल गया कि तुम उनकी हवेली गए हो, फिर वो तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। पहली दफा तुम जिन्नज़ादों की बस्ती में जा रहे हो। जब वजदान ने दादा को कहा कि फिक्र मत करें, अगर आर्यन मेरा साथ नहीं देगा तो बारान तो है जो मेरा साथ देगा। वजदान को पूरा यकीन था। यूं वो जिन्नात की बस्ती में चला गया। उसके दादा जान कमाल शाह ने उसे बहुत हिदायत दी थी और उसे कुछ विर्द भी बताए थे ताकि वो रास्ते में ही पढ़ता रहे। वजदान शाह अपने खानदान का इकलौता वारिस था, तभी उसके दादा उस पर जान निछावर करते थे और उसकी हिफाजत के लिए हर अमल करते थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका इकलौता वारिस उनसे दूर हो जाए, पर वजदान शाह को शौक था कि वो इंस्पेक्टर बने। तभी उसने खुद ही अपना सुकून और अपना तहफ़्फ़ुज़ कुर्बान किया था। पर दादा जान ने भी कसम खा ली थी कि वो सारी जिंदगी उसकी हिफाजत में लगा देंगे। तभी तो उसके दादा जान ने जिन्नात से दोस्ती कर ली थी और जिन्नात को भी वो विर्द और अमल सिखाते रहते। लेकिन बारान उनका अच्छा शागिर्द था, जबकि आर्यन बहुत जज्बाती था। अब वजदान शाह उन दोनों से निपटने वाला था।
वो जैसे ही बस्ती में पहुंचा तो उसकी नजर उस हवेली पर पड़ी जो कि काफी पुरस्कार लग रही थी। वजदान शाह एक इंस्पेक्टर था, वो फौरन ही अंदर चला गया। वहीं दूसरी तरफ अलीना आए रोज यही सोचती रही कि कोई तो होगा जो उसे यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। बाकी लड़कियां भी खामोश थी। जब अचानक ही अलीना को ऐसे लगा जैसे कोई आपस में लड़ रहा हो। अलीना को लगा जैसे अब ये जंग इस बात का फैसला करेगी कि वो लड़कियां यहाँ से सही सलामत जाएंगी या फिर सारी जिंदगी उसी कैद में रहेंगी। अलीना दिल ही दिल में दुआएं करने लगी कि ऐ अल्लाह, इस बार मैं आसानी से यहाँ से निकल जाऊं, फिर कभी भी जज्बात में आकर वहां से नहीं भागूंगी। वहीं दूसरी तरफ वजदान का सामना सबसे पहले तो आर्यान से हुआ था। आर्यान ने उससे कहा था कि देखो, अब तुम हमारी बस्ती में हो, हमारी ताकतें तुम पर हावी हो जाएंगी। तुम्हें क्या लगा था कि अपनी उस अंगूठी से तुम मेरा मुकाबला कर लोगे? अगर हिम्मत है तो आजमा कर देख लो। वजदान ने जैसे ही ये सुना तो उसने अपनी अंगूठी सामने की, लेकिन इस बार आर्यान ने अपनी ताकतें बढ़ाई हुई थी। वजदान हैरत में मुब्तला हो गया। वो तो अब खौफ उसके हवासों पर छा रहा था। उसने 3-4 विर्त पढ़ना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से आर्यान उससे दूर हो गया था। वो उसके करीब तो नहीं आ सकता था क्योंकि वो विर्त कर रहा था, लेकिन दूर से ही आर्यान उससे अपनी शाहों के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। जब इतने में अचानक ही वजदान शाह को पीछे बारान दिखाई दिया। बारान चलता हुआ उसके करीब आया। जब आर्यान से कहने लगा कि बारान, अब वक्त आ गया है कि हम दोनों में से एक को चुन लो। बारान ने जैसे ही आर्यान की ये बातें सुनी, उसने अपना सर झुका लिया। आर्यान कहने लगा कि मैं जान गया हूं कि तुमने किसे चुना है। तुमने भी मुझसे बेवफाई की है। तुमने मुझे मेरा भाई बनकर पाला। मेरी बहन से तुमने शादी की। मेरी बहन इन आदमजादों की वजह से मुझसे बिछड़ गई, लेकिन तुमने खुद ही मुझसे इन्हें दूर कर दिया। तुमने अच्छा नहीं किया। आर्यान ने ये कहते साथ ही बारान पर हमला कर दिया, लेकिन अगले लम्हे बारान ने भी अपनी जी जान लगा दी थी। वजदान दूर खड़े दोनों का खेल देख रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की और फिर अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए वो हवेली के अंदर चला गया। वो उसी तय खाने में गया था। वो तय खाना बंद था। उसने उस अंगूठी की मदद से वो तय खाना खोला, और जैसे उसकी नजर सामने पड़ी तो बाहर कोई उसकी आजादी की राह देख रहा था। उन लड़कियों ने जैसे ही सामने खड़े इंस्पेक्टर को देखा तो सब खुश हो गई। अलीना की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अलीना आगे बढ़ी और वजदान से कहने लगी कि मुझे पता था कि कोई तो जरूर आएगा जो हमें बचाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आप हमें यहाँ से ले जाएं, हम मर जाएंगे। वजदान ने जैसे ही अलीना को देखा तो वो जान गया था कि यही उन सब लड़कियों में से छोटी थी और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वजदान ने उसे हौसला दिया कि देखो, अब मैं आ गया हूँ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वजदान ने उन सब लड़कियों को महफूज मुकाम पर पहुंचाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आर्यान पर गई तो आर्यान का बेजान वजूद जमीन पर पड़ा था, जबकि बारान जख्मी था, वो तड़प रहा था। वजदान ने फौरन ही बारान को सहारा देकर अपने साथ लिया, जबकि वो सारी लड़कियां भी वहीं गई थी। तभी वजदान की नजर अलीना पर गई थी। अलीना अपनी नजरें चुरा रही थी। जब कमाल शाह ने भी अपने पोते को देख लिया, बाकी लड़कियों को तो कमाल शाह ने अपनी मुलाजमों को कह के उसके घर भिजवा दिया था, लेकिन अलीना अभी तक घर नहीं गई थी। तभी कमाल शाह ने अपने पोते वजदान शाह को इशारा किया और यूं वजदान शाह अलीना को लेकर उसके घर छोड़ने चला गया, जबकि बारान की मरहम पट्टी कमाल शाह की सरपरस्ती में हो रही थी। कुछ दिन बाद बारान बिल्कुल ठीक हो गया था। अलीना जैसे ही घर पहुंची तो उसके माँ बाप उसे देखकर खुश हो गए। अलीना ने अपनी अम्मा अब्बा को सारी सच्चाई बता दी कि कैसे वो प्रोफेसर उस पर गंदी नजर रखते, तो फिर कैसे उसने अपनी जान बचाकर वो भागी थी। जब अचानक ही कुछ उबाश लड़कों के टोले ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और वो एक खाई में गिर गई थी। उसे लगा था जैसे कोई उसे यहाँ से बचाएगा। वो उसे अपना मसीहा समझ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने वो जाम पिया उसके बाद वो बेहोश हो गई। उसके साथ और भी बहुत सी लड़कियां थी। वो जान गई थी कि किसी ने उसे धोखा दिया है, किसी ने उसकी जान नहीं बचाई बल्कि उसे एक और मुसीबत में फंसा दिया है। वो तब से दुआ करने लगी थी कि कोई उसे बचा ले, और यूं वजदान शाह ने उसे बचाया था। उसके बाप ने जैसे ही वजदान शाह का जिक्र सुना तो वो खुश हो गया। उसने फैसला कर लिया था कि वो वजदान शाह का शुक्रिया अदा करेगा। अगले रोज ही वो मिठाई का टोकरा लेकर वजदान शाह के पास गया
لیکن بدلے میں وجدان شاہ نے اس سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا، اور یوں علینا اور وجدان شاہ کی بات پکی ہو گئی تھی۔ کمال شاہ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، جبکہ باران بھی اب اپنی بستی میں واپس چلا گیا تھا۔